नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का सीडीपी बाय आंचल पे। होपफुली आप लोगों ने मेरी पहले वाली क्लासेस को देखा होगा। ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं ये डेमोस है प्रैक्टिस बैच को लेकर। प्रैक्टिस बैच जो कि आप लोगों का केवल क्वेश्चन आंसर्स बैच है, जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, सीटेट के नहीं। अगर DSSS लिखा है तो DSSS के लेवल के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स है, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा पेडागोजी, तीसरा एजुकेशन। आज इस मॉड्यूल का मैं आपको डेमो दे रही हूँ, वो पेडागोजी का है। 3 चाइल्ड डेवलपमेंट के हुए हैं, 3 ही आपको पेडागोजी के दूंगी, 3 ही आप लोगों को एजुकेशन के दूंगी, ताकि जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, किसी भी कारणवश नहीं जुड़े हैं, और अगर मान लीजिए कुछ नए बच्चों तक मेरा वीडियो आप पहुंच जाता है, तो बेटा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग YouTube की क्लासेस को देखते हैं तो मेरी सारी थ्योरीज उसके ऊपर है। और दूसरा, जो बच्चे फुल कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिसमें थियरी भी हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो, कंटेंट भी पूरा हो, वो सब एप्लीकेशन के ऊपर मेरा फुल कोर्स ले सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों के पास तीनों चीजें हैं। पहला, जो बच्चे नए हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके ब्रेन एनरिचमेंट एकेडमी मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा फुल कॉस्ट जो है वो 7,000 रुपए का है। बुक जो मैंने निकाली है, जिन्होंने केवल बुक खरीदनी हो, 500 रुपए की बुक है। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियरली पहले यूट्यूब पर ही बता दूं, बेटा बुक का जो कोरियर प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा। 500 रुपए बुक का प्राइस है। एप्लीकेशन पे आपको 1 रुपी शो हो रहा होगा, वो किसी कारणवश 1 रुपी शो किया गया था, लेकिन वो आप लोगों को 500 रुपए ही पे करना है। बैच प्राइस भी आप लोगों का 2,000 रुपए है। 1 रुपी शो कर रहा है अभी एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि अभी आप समझ लीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बट अमाउंट आपका 2,000 रुपए का ही है। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई फुल कोर्स लेना चाहता है सारी चीजों को लेकर, वो भी अवेलेबल है। और जो बच्चे कहीं भी पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पर तमाम चैनल्स है जहाँ पे DSSS PRT का पेपर 2 का बैच चलता गया है और अभी भी चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर कहीं से भी पढ़े हो, फिर भी अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप लोगों के लिए डेमोस रहेंगे, और मैं कभी भी यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रही, लेकिन हाँ, एप्लीकेशन पे अगर मैंने कोई बैच या कोई कोर्स शुरू करा है तो वो जरूर रेगुलरली चलता है, बट यूट्यूब पर मैं बहुत ज्यादा नहीं। चलिए, ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पेडागोजी में खास आपको ये ध्यान रखना है, आपको मेन 502 के ऊपर ध्यान देना है। सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी को भी पढ़ना है, वहां पर आपका सीटेट आपको हेल्प कर सकता है। जो भी बच्चों ने पेपर 1 के अंदर क्वालिफाई तो सभी नहीं करा होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वो वाला पार्ट आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैंने सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजीज में बोला है, बाकियों में नहीं बोला है। एजुकेशन पार्ट तो आता भी नहीं है आप लोगों का सीटेट वगैरह के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों को देखना है अप्रोचेस टू लर्निंग के में से क्वेश्चन लिया गया है। मान लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं, मैं आपको उस टॉपिक का ऑथेंटिक रेलेवेंट कंटेंट, अगर उसमें कोई गलती है वो करेक्शन आपको हाथ में हाथ कराकर आपको सारा कंटेंट वहीं अवेलेबल हो जाएगा। अप्रोचेस टू लर्निंग अगर आपने पढ़ने हैं, 502 में से पढ़ेंगे, ब्लॉक नंबर 2 में से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को एक ध्यान करना पड़ेगा। इसमें जो यूनिट्स से रखे हैं ना, वो यूनिट्स इन्होंने बड़े हैफेजर्ड लगा रखे हैं, तो 2 यूनिट के अंदर इन चीजों को थोड़ा सा खिचड़ी पका के दे रखा है। तो इसमें आप लोगों को बताना है नॉट करेक्ट। बेटा ध्यान करेंगे, नॉट करेक्ट वाला है, तो आपको भी पता है कि लर्नर सेंटर के अंदर आपका लर्नर कभी भी पैसिवली नहीं बैठेगा, तो ये आपका आंसर बन गया। क्योंकि ये बातें सही है कि एक्टिव लर्निंग होगी, ये भी सही है कि लर्निंग बाय डूइंग होगा, ये भी सही है कि जो परफॉर्मेंस आप इंडिकेट कर रहे हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आपकी है, तो ये भी बात सही है। तो आंसर आपका बन गया ए वाला। अब इसमें आप लोगों को और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे अप्रोचेस है, जैसे कि एक आपके पास है लर्निंग सेंटर और साथ ही साथ है लर्नर सेंटर। अब बच्चों को लगता होगा दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि आपको लगता है दोनों एक ही, पर दोनों में फर्क है। फिर उसके बाद है आपका टीचर सेंटर्ड, फिर है आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड, फिर है आपका कंस्ट्रक्टिव। जब आप नियोस में से इस चीज को पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के खासकर और एजुकेशन के, तो उसमें ये कंटेंट आपका कुछ अलग दे रखा है एक यूनिट में, दूसरी यूनिट में फिर कुछ उठा के अलग दे रखा है। कई बार आपको लगेगा 2 में एक ही बात कह रहा है। ध्यान रखेंगे, लर्निंग सेंटर में मेन है हाउ डू चिल्ड्रन लर्न,
लर्नर सेंटर्ड में है जहां पे लर्नर की विशेषताओं के अकॉर्डिंगली आप कंटेंट को लगाते हैं, और जहां पर आपका टीचर सेंटर्ड है वहां एक टीचर का रोल एक इंस्ट्रक्शनल लेवल के ऊपर है। जहां पे आपका सब्जेक्ट का है तो आपका मेन होता है कि मुझे सिलेबस जो भी दिया गया है सब्जेक्ट में, टेक्स्ट बुक ही मेरा मेन आधार है, आप केवल उसको कवर कराते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट है वहां पर आपकी कोशिश है कि चाहे आप आईसीटी को भी लेकर चले या आप ट्रेडिशनल रूप में भी चल रहे हैं, तो आपको बच्चे से ही चीजों का निर्माण करवाना है। तो आईसीटी में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो आईसीटी टूल्स है वो भी इसी फ्रेमवर्क को, इसी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्नर अप्रोच, इसी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को प्रेफर करता है। और अगर पूछा जाए एनईपी इसमें से कौन सा प्रेफर करती है, मैंने 5 चॉइसेस दे दी, 4 आएंगे आपकी, तो आप एनईपी के लिए आएगा लर्निंग सेंटर। अब एनईपी में लर्निंग सेंटर्ड में कौन सी लर्निंग है, तो ये आपका अनुभाविक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जब तक आप डीपली नहीं उसको ट्रीट करोगे ना, तब तक आपका कंटेंट बढ़िया तैयार नहीं होता। तो मेरे साथ जो बच्चे क्वेश्चन आंसर बैच में भी जुड़ेंगे ना, वो खुद इस बात को महसूस करेंगे कि उनका थियरी पार्ट भी वहीं हो जाता है। अब इसके अंदर एनईपी 2020 जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कह रही है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट का मेन काम है, एक तो है आपके जॉन डवी, और दूसरा जो आपकी बुक में ज्यादा दे रखा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, डेविड कॉल का क्वेश्चन ESSB ना, बाकियों के लिए डेविड कॉल का काम जरूर आएगा। एक क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पे लगाया है, आगे तो बुक में आपको और भी मिलेंगे, और जहाँ पे मेरा फुल कोर्स है वहां मेरे हाथ के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एनीवेज अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप लोगों को, कर लीजिए, आई गया आपका कॉल का, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस लर्निंग स्टाइल आपके कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 के 7 मार्च में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 7 मार्च 2022 का, तो इसके अंदर दोनों ही है। अब ये किस प्रकार से करना है क्वेश्चन आप लोगों को, बेटा जहां पर भी आपका डेविड कॉल का काम आ जाता है, तो डेविड कॉल में 4 लर्निंग स्टाइल दे रहा है, और ये 4 लर्निंग स्टाइल किस आधार पे, ये जितना मैं बोल रही हूँ सब क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं। डेविड कॉल ने कितने दिए, 4 दिए। किन आधारों पे दिए हैं, 2 आधारों पे दिए। वो 2 आधार कौन से है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके, मतलब वो आपको दे देंगे और आप कहेंगे बोथ, आपका आंसर बन जाएगा। तो वो 2 आधार कौन से हैं, पहला हाउ डू यू रिसीव एक्सपीरियंसेस, आप अनुभवों को किस प्रकार लेते हैं, और दूसरा है आप उन अनुभवों को किस प्रकार प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन में। हाउ डू यू प्रोसेस दोज एक्सपीरियंसेस, या आप कैसे उसको आगे इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जहां पे आप रिसीव करते हैं, वो रिसीव करने के अंदर है, या तो आप कॉन्क्रीट रूप के अंदर रिसीव करते हैं, या हो सकता है आपका अब्स्ट्रैक्ट एक कंसेप्चुअलाइजेशन है कि आपने किताबों के अंदर पढ़ा है, कॉन्क्रीट रूप में, स्थूल रूप में नहीं है कि आपको मैंने कहा कि ये ब्लॉक के अंदर मैनिपुलेट ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने कोई चीज आपको नहीं दी है, मैंने रिटर्न में आपको दे दिया है, शब्दों में एक प्रोसीजर लिख के दे दिया है, तो वहां पर आपका एब्स्ट्रैक्ट है। अब आप इसको किस प्रकार प्रोसेस करें, क्या आप इसका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बारे में करते हो, और फिर देखते हो कि क्या किया जा सकता है एक प्रॉब्लम का समाधान करने में, अगर मैंने अपने अनुभवों से किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालना है। और एक है कि हो सकता है यू विल बी कमिंग आउट विद अ प्रोडक्ट, अब यू विल बी कमिंग आउट विद अ टूल जिसके द्वारा आप सारी प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार इन्होंने 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए हैं, और वो 4 लर्निंग स्टाइल्स का नाम क्या क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका डाइवर्जेंट है, एसिमिलेटर है, कन्वर्जेंट है, या एकोमोडेटर है। बेटा हिंदी में बताती चलूंगी, बैच आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है और आपकी बुक भी बाइलिंगुअल। तो जहां पे आपका डाइवर्जेंट है वो अपसारी हो जाएगा, जहां एसिमिलेटर है वो आत्मसाती हो जाएगा, कन्वर्जेंट आप लोगों का अभिसारी हो जाएगा, एकोमोडेटर जो है वो आप लोगों का है जहां पे आप चीजों को किस प्रकार समायोजित करते हो। तो ये इस प्रकार से है कि आपने किस प्रकार अनुभवों को लिया है और किस प्रकार अनुभवों को आगे चलकर आपने प्रोसेस करा है, तो सबके लिए अलग अलग है।
अगर हम डाइवर्जेंट की बात लेकर चलते हैं तो डाइवर्जेंट में आप कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में लेते हैं और उसके ऊपर कैसे आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी प्रकार आपका एसिमिलेटर का है कि आप कैसे अब्स्ट्रैक्ट रूप में चीजों को लेते हैं और फिर उसके बाद इसका कैसे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों को इस रूप में आता है कि बताइए कौन सा आपका CE/RO में है। तो जब आप इस सिद्धांत को पढ़े तो पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आता ही आता है SSB/PRT में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जहाँ हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट होती है तो हम देखते हैं कि हमने बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट कब कैसे करना है। ये बात हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। जैसे अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे ऐसे हैं जो डेफ है तो आपके लिए क्या बढ़िया है। कई बार बड़े क्लोज ऑप्शन आ जाते हैं, सेमी सर्कल लोगे या सर्कल लोगे, तो सेमी सर्कल होता है। अब इसमें पूछा गया है कि आप कौन सा यूज करेंगे अगर आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। जब भी आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप सेमी सर्कल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पर आप सभी बच्चों को देख पाएंगे। और अगर आपने पंक्तिबद्ध में करवाया और आपने कभी ऐसे बच्चे लंबा वाला आगे लग गया, कोई जियान वाला आगे लग गया और पीछे सोनियों को रख दिया, तो हो सकता है उसको दिखाई ना पड़े। लेकिन जब आप सेमी सर्कुलर बिठाते हैं तो आपकी जो भी चीजें आप दिखाना चाहते हैं वो सबकी विजन के रेंज में आ जाती है सेमी सर्कल वाले में। तो यहाँ पर आपका हाफ सर्कल दे रखा है। रोज में अगर आप बिठा रहे हैं तो फिर हो सकता है पीछे वाले बच्चों को ना दिखाई पड़े, तो आंसर बनेगा ओनली 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका बेटा आईसीटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। केवीएस में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े हुए हैं। बेटा इसका कंटेंट आपको कहाँ से करना है, 502 में से करना है। लास्ट वाले जो आपके यूनिट्स आ जाते हैं 10 और 11 वगैरह, उनके अंदर 2 में दे रखा है। एक में कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर और वर्किंग दे रखी है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। आगे चल के आपका प्रॉपर जो आईसीटी हमारे जो टूल्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर है जहाँ पे बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो बेटा हम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देते हैं जहाँ पे सिमुलेशन होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा आजकल आप कहीं अम्यूजमेंट सेंटर्स वगैरह में जाते हैं, वहां पर आपको 3D का एक अनुभव दिया जाता है। आप एक चेयर पे बैठते हैं, आपको एक हेडफोन टाइप दिया जाता है और आपकी आईज के ऊपर भी कुछ लगाया जाता है। और उसके बाद जब आप चेयर पे बैठते हैं तो वो दिखाते हैं कि आपको एक जंगल में लेके गए हैं, वहां पर इस प्रकार से जानवर आपको मिले हैं। तो उस तरीके का बिल्कुल आपको अनुभव कराया जाता है। तो जो आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी, जहां पर मेन क्या है, आपको सिमुलेशन दिए जाते हैं ताकि आपको उस प्रकार की परिस्थिति का वैसा अनुभव हो। जहाँ पे इंफॉर्मेटिव टूल्स है तो कंप्यूटर पे आप बहुत सारी चीजें आपके जिसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन को देते हैं। उसमें आप लोग कोई भी पोस्ट वगैरह करते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं। इसी प्रकार आपका कम्युनिकेटिव है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपने कोई ब्लॉग वगैरह डाला है, या मान लीजिए आप एक बच्चों के साथ या किसी के साथ भी अपना एक इंटरेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। तो जैसे आपने ईमेल करा है तो वो सारा आपका कम्युनिकेटिव में आ जाए। कंस्ट्रक्टिव में है जहाँ पे हम बच्चों को भी कहते हैं कि उनको बनाना पड़ेगा, तो हम कहते हैं आप बेटा पीपीटी बना के लाएंगे, MS वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे और आपको इसको बनाकर लाना है। क्योंकि बच्चे कहीं कंप्यूटर को केवल इंफॉर्मेटिव टूल की तरह ही इस्तेमाल करते ना रह जाए कि वहां पे सारा इंसाइक्लोपीडिया है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर तो वही बात हो गई जो आप कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट सेंटर्ड के अंदर कि आपने किताबें बच्चों को दे दी, यहाँ पे आपने कंटेंट बस क्या करा वो स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। तो हमें ये नहीं करना कि हम कह रहे हैं कि अब टेक्स्ट बुक की जगह हम ई बुक्स आपको दे रहे हैं। आइडिया हमारा अभी भी वही है कि वी वांट अ लर्नर्स टू बी एक्टिव। तो यहाँ पर बच्चों से कहा जाए कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल नाउ, इट इज इन द ई फॉर्म, बट आपको ही बनाना पड़ेगा एक पीपीटी। तो अब वो बच्चे को देखना है कि मैं क्या फिल्टर करूं, कैसे बनाऊं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट टूल है। पर दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस है जो इंटरप्रिएट करता है और जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन से ना कंप्यूटर। पहला वाला ALU है, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस आपने करनी है। जहां पर आप लोगों का कैश है, इसके अंदर जैसे आपका फोन में आप मेमोरी कार्ड वगैरह डलवाते हैं, ये ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेमोरी वगैरह है, इसके अंदर आप लोगों की चीजें थोड़े समय के लिए स्टोर हो जाती है।
लेकिन जैसे मान लीजिए डिवाइस ही है, कुछ कारणवश खराब हो गया, कुछ हो गया, तो ये वाली मेमोरी आपकी सारी उड़ जाएगी, लेकिन जो हार्ड डिस्क के अंदर है वो रहेगी। तो कैश वाले के अंदर क्या है, जो भी आपकी मेमोरी से रिलेटेड है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है। सीयू आपका मेन कंट्रोलिंग यूनिट है जो सबको कंट्रोल करता है, और मेन हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो सीपीयू है, क्योंकि जितने भी हमारे मेन फंक्शंस वगैरह है उनको कैसे प्रोसेस करना है, हार्डवेयर वगैरह चीज़ों को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके, तो ये आपका आंसर है जहाँ पे मेन इंटरप्रिएट करता है और एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है आप लोगों का, अगर हमने टेक्नोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग को लेकर आए हैं तो हमारी कौन सी थ्योरी है, हमारा कौन सा इज्म है जिसने हमको राह दिखाई है, दैट हैड बीन अ टॉर्च टू अस, तो वो है आप लोगों का ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसमें बीएफ स्किनर का काम था, इन्होंने ही हमें सबसे पहले प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट दिया। बाकी इनका जो बाद में फिर आया गया, तो इनका है प्रोग्राम लर्निंग लीनियर वाला, उसी के अंदर ही ये मशीन वगैरह बनाई गई। तो प्रोग्राम लर्निंग के अंदर क्या होता था, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दी जाती थी, और जब बच्चा आगे सक्सेसफुली दूसरे फ्रेम पे जाता था तो उसको बच्चे को एक रेनफोर्समेंट मिलता था कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, उसको टाइमली फीडबैक मिलता था जो एक रेनफोर्समेंट देता था, सो दैट ही कुड मूव टू द नेक्स्ट वन, और उसका जो भी पढ़ना था, जैसे उसे समझा, उस चीजों को रेनफोर्स करने के लिए उसको एक मतलब जो अगले यूनिट के ऊपर लेकर गए, अगले फ्रेम के ऊपर लेकर गए, वही अपने आप में एक रेनफोर्समेंट है। ये नहीं कि आपको कुछ मिल रहा है कॉन्क्रीट रूप में, कोई मेडल मिल रहा है। तो इस प्रकार प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट लेकर आए, और इसी से ही हमने बाकी आगे की चीजों को शुरू करा। तो आईसीटी के पीछे अगर पीछे की कहानी को ट्रेस करें तो बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप स्टूडेंट्स को हेट्रोजीनियस फ्रेम में ग्रुप करते हैं, यानी कि जो विषमांग है आपके पास अलग अलग तरीके से बच्चों को कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा। पहला, बच्चों पे लेबल नहीं लगेगा, सही बात है, वरना हम कहेंगे अच्छा, जैसे हम कई बार सेक्शन बना देते हैं, डी सेक्शन, तो बच्चों के दिमाग में आता है डी सेक्शन में नहीं जाना, मुझे ए सेक्शन में जाना है। एंड होता भी है कई जगह कि एक सेक्शन जो है वो खास इस बात को लेकर है कि वहां पे सारे बच्चे जो थोड़ी सी बिलो एवरेज है उनको एक क्लब कर दिया जाता है, तो उस सेक्शन का नाम पड़ जाता है, तो वो नहीं करना है। अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्राइटर स्टूडेंट। तो अगर आप हेट्रोजीनियस वे में करते हैं तो हाँ, ये वाली बात तो सही है, अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्राइटर स्टूडेंट। जब आपने हेट्रो में करा तो आप सबको लेकर आए हैं, तो आप तो चाह रहे हैं कि एक ऐसा जेडपीडी जहां पे पियर असिस्टेंस बच्चों को मिले, तो ब्राइटर का नहीं, जो बिलो एवरेज है उनको भी हेल्प मिले। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बनेगा ओनली वन, हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम being labeled as slow or advanced, affect only the performance, ये वाला गलत हो गया, तो आंसर बन गया आपका ओनली। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटा यहाँ से क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में अलग आते हैं। किसी को आता है कि ब्रैनफोर्ड एंड स्टीन का मॉडल किस चीज के ऊपर लेकर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। फिर आएगा ब्रैनफोर्ड स्टीन के मॉडल का नाम क्या है, वो आइडियल मॉडल है। किसी को आएगा उसमें से कौन सा स्टेप नहीं है, कौन सा स्टेप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप कौन से में डालेंगे, क्या ये लर्नर सेंटर्ड में है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड में है, टीचर सेंटर्ड में है, इंस्ट्रक्शनल सेंटर्ड के अंदर है। तो एक क्वेश्चन कितने अलग अलग रूपों में पूछा जाता है, वो आपको तब पता चलेगा जब एक बार आप बैच में आएंगे, तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने रूप हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहली बात है कि प्रॉब्लम सिचुएशन देना बिल्कुल ठीक है, फियर फ्री दोगे तभी बच्चे जो है बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, ये भी ठीक है, और आपका रोल एक फैसिलिटेटर की तरीके से होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, मेन जो है एक आइडियल मॉडल है जिसको दिया गया था ब्रैनफोर्ड एंड स्टीन के द्वारा 1983-86 का ये मॉडल। तो इसे आइडियल मॉडल किया जाता है। आई का मतलब है आइडेंटिफाई करना, पहले तो समस्या की पहचान कर, पहचान करा है तो भाई आपको अगर ये पता होगा ना कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, जैसे आप लोगों के साथ हो रहा होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आप बैच में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, तो आप अपनी अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रॉब्लम को, हाफ द बैटल इज वन। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता हमारी प्रॉब्लम क्या। फिर उसके बाद अगर उसको आप डिफाइन कर गए तो आपको पता चल जाता है वेयर एम आई लैकिंग है, मेरी कंफ्यूजन कहाँ पर। फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं,
और उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को एनालाइज करके जब आप इसको एग्जीक्यूट करके एक्शन में लेकर आते हैं, तो एक्शन में लेकर आने के बाद फिर आप देखते हैं व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन। उस सारी चीज का जो भी रिजल्ट आया तो आपको देखना होता है कि मैंने क्या क्या सीखा है। तो अगर पीछे की ओर जा रहे हैं तो इसको वैसे हम टेक्निक रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं, और जाके देखते हैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर हैव आई एंडेड टू। क्या जहां पर मैंने एंड किया और जो मेरा लक्ष्य था क्या ये वही है, जो रास्ता मिला है, और उस चीजों को लेके फिर आप आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर चले तो हमें कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स शुड बी स्टेटेड नियर द डोर। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने उनको बीच में बिठा दिया, मान लीजिए उनका फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पहले सबको उठाएंगे तभी जाना पड़ेगा। तो बेटर कि उनको आप डोर के नजदीक, लेकिन दैट टू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ऑन नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी। Had it been the case of ADHD, अगर ये ADHD वाले बच्चे हैं तो कभी दरवाजे के आगे नहीं बिठाना, बट बाय एंड लार्ज हम देखते हैं कि जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज वगैरह है उनको हम दरवाजे के पास देते हैं, या VI के केस के अंदर भी उनको मूव करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। खैर उनको ओरिएंटेशन की अलग ट्रेनिंग दी जाती है। बात सही है ये वाली। While writing work, children should have clear view of the board. इन जनरल तो हम यही मानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बोर्ड दिखाई पड़े, सुनाई सही से पड़े, मूवमेंट की प्रॉब्लम ना हो, कि अगर आप कोई एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं। वाइल परफॉर्मिंग आर्ट, अगर आपने भाई आर्ट करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स नॉर्मल क्लासरूम में जहाँ पे कोई भी बच्चा डिसेबल नहीं है ना, वहाँ पे भी आर्ट के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी। अब तो बोला ही गया है कि फाउंडेशन पे तो आपने आर्ट कॉर्नर वगैरह अलग बनाए हैं और हमने आर्ट को सब में लेकर चलना, तो तीनों ही बातें अपने आप में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन इज कॉमन एंड नेचुरल मेथड। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे ना तो आपको मन में आएगा, अगर 2018 से पेपर को ट्रेस करना है आपने, बाकी ठीक है हम पढ़ाते पढ़ाते आपको 2014 2011 तक के क्वेश्चन बता देते हैं। बेंड्यूरा का आता ही आता है। अब क्यों आता है वो बैच में आके आपको बताऊंगी कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि टीचर आपको क्लियरली बता सकता है ये तो आएगा ही आएगा। तो बेंड्यूरा के अंदर हाँ इसको विकेरियस लर्निंग बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब इसको विकेरियस क्यों बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष अधिगम। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी अधिगम लेते हैं ये जरूरी नहीं कि आप अपने अनुभवों से ही ले रहे हो, आप दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हो। आग में हाथ जलाकर नहीं सीख रहे हो, किसी और को देखते हुए आपको सबक मिल जाता है, चाहे वो किसी चीज को ना करने का है या किसी चीज को करने का है। दोनों रूप में आप सीखते हैं, बट अपने खुद के अनुभवों से नहीं, दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। बेंड्यूरा की पूरी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, बेंड्यूरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग के स्टेप क्या है, उसको याद करने के लिए एक्रोनिम क्या है, उसके कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, वो 4 इफेक्ट्स में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें अपने आप में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। आज तो मैंने फिर भी 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, जल्दी ही आपको आगे के भी 10 क्वेश्चन करवाऊंगी। आज की क्लास यहीं पर ही वाइंड अप करना चाहती हूँ, पर जाने से पहले फिर कहना चाहूंगी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर आपको कोर्स दिखाई पड़ रहा है, प्राइसेस मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। ये आपकी तैयारी को अच्छी तरीके से मतलब एक होता ना ढंग के क्वेश्चन करने विद ऑल द ऑप्शंस, उस चीज को लेकर है। आपने पढ़ा जरूर है, नियोस का कंटेंट सबके पास है, गूगल पे अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सबने अपने अपनी जगह पे दे रखा है। लेकिन उसको पढ़ना और उसको पढ़ाना दोनों ही अपने आप में कला है। तो अगर आप इस कला के साथ जुड़ना चाहें तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।